सरला अपने पति के जाने के बाद बेघर हो जाती है। वो अपना घर चलाने के लिए लोगों के घरों में काम किया करती थी। सरला अपनी 3 बेटियों मीना, रीमा और नीना के साथ एक छोटे से मकान में किराए पर रहती थी। एक दिन उसकी तीनों बेटियां आती हैं और सबसे बड़ी बेटी मीना सरला से बोलती है, माँ, मैंने इतना टाइम हो गया कोई शॉपिंग नहीं की है, मुझे 5,000 रुपए दे दो, थोड़े बहुत कपड़े ले आती हूँ। हाँ माँ, मुझे ही पैसे दे दो ना, मुझे पार्लर जाना है, मेरे बाल खराब हो गए हैं, मैं सोच रही हूँ हेयर स्पा करवा लूँ। मुझे भी 1,000 रुपए दे दो, मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर पिज्जा खाने जा रही हूँ, जल्दी दे दो, वो मेरा वेट कर रहे हैं बाहर। अरे तुम लोग समझती क्यों नहीं हो? अब तुम अमीर बाप की बेटियां नहीं हो। तुम्हारे पिता के जाने के बाद हमारा सारा कारोबार खत्म हो गया है, हम अब रोड पर आ गए हैं। तुम गरीब माँ की 3 बेटियां हो। माँ, पिताजी तो चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद बहुत से पैसे हैं, इतना फैला हुआ कारोबार था, और अब ऐसे सड़क पर थोड़ी आ सकते हैं। हाँ, आपको पैसे नहीं देने तो मत दो, कम से कम ऐसे बहाना तो मत बनाओ ना। पापा हम तीनों के लिए कितनी प्रॉपर्टी छोड़ कर गए हैं। बेटा, हम कर्ज में चल रहे थे, तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद वो सब जब्त हो चुका है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? मुझे क्या अच्छा लगता है तुम लोगों को ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए तरसता देखकर। हम आपको बाद में समझ लेंगे, अभी आप हमें पैसे दे दो, मुझे जाना है, थोड़े बहुत जितने भी हैं वो दे दो आप। ये मेरे पास 2,000 रुपए ही हैं। मैंने अपने पड़ोसी के घर थोड़ा सा काम करके ये पैसे कमाए थे, लेकिन अभी का घर का राशन भी लाना है। माँ, आपको भी यही बहाना मिला था क्या? हमें पता है हम गरीब माँ की 3 बेटियां नहीं हैं, आप पैसे दो ना। नहीं, हमें आपकी कोई बात नहीं सुननी है, दो पैसे मैं जाऊँ, वैसे भी बहुत लेट हो रहा है मुझे। सरला के 2,000 रुपए में से तीनों 500 रुपए लेकर चले जाते हैं और सरला को बस 500 रुपए दे देते हैं, जिससे सरला घर की जरूरतमंद चीजें लेकर आती है। और इसी तरह आगे भी वो अपनी माँ की हालत को कभी नहीं समझते हैं। और सरला अपनी मेहनत से जो 2 पैसे लेकर भी आती है वो ये तीनों मिलकर उड़ा देती हैं। सरला बेचारी अकेले पड़ जाती है, क्योंकि उसकी बेटियां भी उसकी बात को बिल्कुल नहीं समझा करती थी और बिना बात के बेवजह पैसे उड़ाती थी। घर के हालात और भी खराब हो रहे थे। एक दिन नीना सरला के पास जाती है और बोलती है, माँ, मेरे कुछ दोस्त आएंगे शायद 2-4 दिन में, अब घर को ठीक ठाक करवा दो, और हाँ, खाना अच्छा बना कर रखना। घर में कुछ भी खाने को नहीं है, और अच्छा सा खाना कहाँ से लाऊं? और तुम लोगों को पता ही है हमारे हालात कैसे हैं, फिर भी तुम लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? अब हम ये सब सोचकर जीना छोड़ दे क्या? मेरे दोस्त पहले भी तो आते थे ना, तो क्या मैं उन्हें मना कर दूं? एक तो वैसे ही इस छोटे से घर में रहने में शर्म आती है, अब पता नहीं उन लोगों को कैसा लगेगा। मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तू देख ले अब क्या करना है। माँ, थोड़ा तो हमारे बारे में सोचो, अब अच्छा थोड़ी लगेगा मेरे दोस्त आए और बिना कुछ खाए पिए वापस चले जाएं। तुम्हें अपनी माँ दूसरों के घर काम करती हुई अच्छी लग रही है क्या? तुम अपनी माँ की मत सोचो, दोस्तों की पहले सोचो, ठीक है ना? दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि इतने में रीमा और मीना घूम कर आते हैं और हाथ में दोनों के कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है। वो फेंक कर मीना बोलती है, माँ, ये कोल्ड ड्रिंक अच्छी नहीं है, आप मेरे लिए नींबू पानी ले आओ ना। यहाँ तो माँ के बहाने ही खत्म नहीं होते हैं। अब क्या हो गया? मुझे तो ये समझ नहीं आता, रोज रोज ये एक ही बात को लेकर क्या हो जाता है। माँ, हम लोग पैसे ही तो मांग रहे हैं, दे दिया करो ना। मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तुम बार बार ये क्यों भूल जाती हो? तुम एक गरीब माँ की बेटियां हो, तुम्हें अपनी माँ का सहारा बनना चाहिए। वो सब तो ठीक है, लेकिन हम अपनी सुविधा तो नहीं छोड़ सकते ना। हम आपकी बात को समझने की कोशिश करते तो है ना, आप भी तो हमारी बात को समझो ना। हमने इतने कम कर दिए अब तो अपने खर्चे, और आपसे अब ये भी नहीं उठाया जा रहा। तुम तीनों कोई काम क्यों नहीं करती हो? कोई काम करोगी तो 2 पैसे भी आएंगे और तुम्हारी भी वो सारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है, अभी से हम काम करें क्या? आप भी कैसी बात कर रही हो माँ? गलत ही क्या बोल रही हूँ मैं? तुम्हें भी पैसे मिल जाएंगे और मेरी मदद भी हो जाएगी। तीनों वहाँ से चली जाती हैं बिना सरला की बातों का जवाब दिए। और इसी तरह तीनों बहनों के शौक हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और सरला बेचारी वो इतनी मुश्किलों से थोड़ा बहुत करके घर चला रही थी। ऐसा लग रहा था कि गरीबी की मार सरला को ही आ लगी है। सरला बेचारी करती भी क्या, उसके बच्चे जो उसकी सुनने को राजी नहीं है, और सरला के पास कोई चारा ही नहीं था। सरला दूसरों के घर में काम करके पैसे जोड़ने लगती है। कुछ दिनों बाद सरला अपनी बेटी मीना से बोलती है, बेटा, अब तो तेरी उम्र भी हो रही है शादी करने की, कोई लड़का पसंद हो तो बता दे, मैं आगे बात बढ़ाती हूँ, नहीं तो मैं ही कोई लड़का देखती हूँ। क्या माँ, ये कोई शादी की उम्र थोड़ी है? शादी तो करनी ही है, और मैं तो ये सोच रही हूँ कि तेरी और रीमा की शादी एक साथ कर दूँ, थोड़ा खर्च भी कम होगा। तो ये बोलो ना, आपको खर्चे की पड़ी है? नहीं बेटा, मैं तो यही बोल रही हूँ, सही उम्र रहते शादी कर देती हूँ,
और वैसे भी अभी तो मैं पूछ ही रही हूँ ना, शादी थोड़ी कर रही हूँ। शादी होने में तो समय लगेगा। मैं बता दूंगी मुझे कब शादी करनी है, और मेरी रीमा की शादी के साथ नहीं होगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी में लोगों का ध्यान हम दोनों में बटा रहे। लेकिन मेरी बात तो समझ, कैसे करूँगी मैं तुम तीनों की शादी? 2 की एक साथ कर दूंगी तो कम से कम नीना की शादी करने के लिए कुछ पैसे तो जोड़ लूंगी तब तक। सरला की बात को वहीं रोककर मीना चली जाती है और इसी तरह सरला की तीनों बेटियां सरला की किसी भी बात को ऐसे ही हल्के में ले लेती हैं। सरला को अपने तीनों बेटियों की शादी की टेंशन और गरीबी की मार खाई जा रही थी। सरला की धीरे धीरे बहुत तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई सरला को नहीं समझता। कुछ दिनों बाद सरला की अचानक से बहुत तबीयत खराब हो जाती है। तीनों बेटियां उसे लेकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल जाती हैं, लेकिन वहां पैसे ना होने के कारण सरला को एडमिट नहीं करते हैं और फिर वो तीनों एक सरकारी हॉस्पिटल में जाती हैं और सरला का चेकअप करने के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और तीनों से बोलते हैं, आपकी माँ को हार्ट अटैक आया है। हमारे यहाँ कोई सर्जन नहीं है, बाहर से बुलाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कम से कम 5,000 रुपए जमा करवाने पड़ेंगे। क्या? हाँ, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में नहीं है, वो इनकी फीस लगती है। ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए, हम पैसों का इंतजाम करते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद मीना से दोनों बहनें बोलती हैं, दीदी लेकिन हम पैसे लाएंगे कहाँ से? हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है। लेकिन करना तो पड़ेगा ना, अपने अपने दोस्तों से पूछो, कहीं से कोई इंतजाम हो जाए। तीनों पैसों का इंतजाम करने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन कहीं से भी पैसे नहीं मिलते। तीनों बहुत परेशान हो जाती हैं और अब उन्हें एहसास होता है कि उनकी माँ कितनी सही और वो तीनों गलत थे। नीना, मीना और रीमा से बोलती है, दीदी पैसे तो कहीं से नहीं मिल रहे, मेरे सभी दोस्तों ने मना कर दिया पैसे देने के लिए। हाँ, मुझे भी नहीं मिले पैसे। क्या आपको मिले पैसे दी? नहीं, किसी भी दोस्त ने मदद करने से साफ मना कर दिया है। अब क्या होगा? माँ का इलाज करवाना भी जरूरी है। अगर हम माँ की बात मानकर पैसे बचा लेते तो आज ऐसा नहीं होता। तीनों की बात वहाँ खड़ा डॉक्टर सुन लेता है और वो पैसे भरकर उनकी माँ का इलाज करवाता है। थोड़ी देर बाद जब सरला को होश आता है तो तीनों सरला के कमरे में जाती हैं और डॉक्टर से पूछती हैं, पैसे कहाँ से आए? मैंने दिए हैं। अब आपकी माँ खतरे से बाहर है, आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। माँ मुझे माफ कर दो, हम आपकी बात को अनसुना करते रहे। आज जब इतनी बड़ी मुसीबत सर पर आई तो हमें एहसास हुआ। हाँ माँ, अम्मा हम बहुत मेहनत करेंगे, आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर साहब हम आपके पैसे जल्दी ही दे देंगे। तीनों अपनी माँ की बात को समझती हैं और आगे से अपनी गरीब माँ की मदद भी करती हैं और धीरे धीरे घर के हालात सुधरते हैं। अब सरला भी ठीक होकर घर आ जाती है। अब उसकी बेटियाँ उसका बहुत ख्याल रखती हैं और समय के साथ सब ठीक हो जाता है। अब सरला अपनी बड़ी बेटी मीना के लिए एक अच्छे से घर का रिश्ता देखकर उसकी शादी कर देती है और बाकी बेटियों के लिए भी रिश्ता देखना शुरू कर देती है और अब सब खुशी खुशी रहते हैं। वांशिक अपनी मुट्ठी में एक समोसा लिए रात के समय सड़क पर भाग रहा था और भागते हुए वो एक रेलवे स्टेशन पर जा पहुंचता है और ट्रेन में चढ़ जाता है, जिसके बाद वो आराम से खिड़की वाली जगह पर बैठ जाता है। तभी वो उस समोसे को बीच में से तोड़ता है और उसके अंदर से एक चमकता हुआ हीरा निकलता है, जिसे देखकर वो कहता है, आखिर मेरा हीरा मुझे मिल ही गया। क्या कुछ नहीं किया मैंने इसे पाने के लिए और आज ये मुझे मिल गया। सेठ भी क्या याद करेगा। इतना कहकर वांशिक मुस्कुराता है और चलती ट्रेन के बाहर देखने लगता है। खिड़की से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को सुकून दे रही थी। तभी वो अपने कुछ बीते पलों के बारे में सोचता है, जब वो हीरालाल सुनार की दुकान पर काम करता था। एक सुबह वांशिक रेडी होकर दुकान पर जाता है। तभी सेठ का गुस्से वाला चेहरा देखकर वांशिक मन ही मन सोचता है, लगता है आज तो सेठ मुझे पक्का काम से निकाल देगा। भगवान बचा लेना। नमस्ते सेठ जी। नमस्ते। रोज की तरह आज भी लेट? क्या बात है, दुकान तुम्हारे बाप की है? जी है। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप मेरे पिता समान ही तो हैं। सेठ जी आप तो जानते हैं ना, मुंबई की लोकल में कितनी भीड़ होती है। ऊपर से 1 मिनट भी लेट हो तो मिस हो जाती है। बस वही मेरे साथ हुआ, माफ कर दो सेठ जी। अगर आज के बाद लेट हुई ना तो तनख्वाह से पैसे काट लूंगा तेरे हर मिनट के। चल अब जल्दी से काम पर लग जा, सफाई कर दुकान की, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। अपने सेठ की बात सुनकर वांशिक काम पर लग जाता है और हीरालाल दुकान के किसी काम से बाहर चला जाता है। सेठ की दुकान के सामने ही एक समोसे वाला बंटू हलवाई था, जिससे वांशिक की अच्छी दोस्ती थी। सेठ के जाते ही
वांशिक दुकान के बाहर खड़े होकर सीटी बजाकर बोलता है। बंटू भाई, चाय समोसा ले आ, गेंडा चला गया दुकान से। आया भाई। बंटू चाय समोसे लेकर वांशिक के पास आता है और कहता है, भाई ये सेठ ना बड़ा खड़ूस है, एक एक मिनट का हिसाब लेता है तेरे से। इसको नजर नहीं आता कि इसकी दुकान में रखे सारे गहने फेल हैं। अगर तेरा जैसा हीरा इसकी दुकान में काम ना करता हो। भाई कोई बात नहीं, तू देखियो, एक दिन ये हीरा और तेरे समोसे कोई बड़ा हाथ साफ करेंगे और ये सेठ अपने हाथ मलता रह जाएगा। वांशिक और बंटू आराम से चाय समोसे खाने के बाद अपने अपने कामों में लग जाते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता है। वांशिक अपना काम अच्छे से करता है। ऐसे ही एक रात जब वांशिक दुकान बढ़ा रहा होता है, तभी हीरा लाल सेठ दुकान में आकर बोलता है, रुको, अभी दुकान नहीं बढ़ानी। पर क्यों सेठ? क्योंकि कोई आने वाला है। कौन आने वाला है सेठ? अरे जब आएगा तब दिखा दूंगा। हीरा लाल इतना बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और हीरा लाल को एक छोटी सी कपड़े की पोटली देकर चला जाता है। ये देखकर वांशिक बोलता है, ये क्या है सेठ जी? इतनी रात को इस जरा सी पोटली का इंतजार कर रहे थे? अरे बस पोटली नहीं है, ये करोड़ों की चीज है। ये देख, हीरा पूरे 5 करोड़ का है। 2 दिन बाद दुबई से शेख आएंगे इस हीरे को लेने और इसकी 5 गुना कीमत देकर जाएंगे। इस हीरे को यहीं दुकान में रखना है, इसलिए इस वक्त देने के लिए बुलाया था उस आदमी को, ताकि शक ना हो। इतना कहकर सेठ वो हीरा जल्दी से तिजोरी में रख देता है, जिसके बाद हीरा लाल और वांशिक दुकान बढ़ाकर अपने अपने घर चले जाते हैं। दुकान से निकलकर वांशिक अपनी प्रेमिका सोना के पास जाता है और उसे हीरे के बारे में बताता है, जिस पर सोना बोलती, कैसा रही अगर हम वो हीरा चुरा ले तो? और वैसे भी सेठ के पास तो पहले ही बहुत सोना चांदी और हीरे हैं। ये सब करना इतना आसान नहीं है सोना, जितना कहने में आसान है। मैं क्या कह रही थी, अगर शेख हीरा लेने आए ही ना और उसकी पत्नी हीरा ले जाए और वो पत्नी शेख की असली पत्नी हो ही ना तो? हाँ, ये तो बिल्कुल हो सकता है, पर हीरा छुपाएंगे कहाँ? और कहाँ, समोसे में। बंटू, तू? भाई तेरा भाई हर वक्त साथ है तेरे। सोना ने ही कॉल करके बुलाया था और यहाँ आया तो ये सब सुना। अब बस 2 दिन के अंदर ये समोसे में हीरे का प्लान सक्सेसफुल करना होगा। सोना, वांशिक और बंटू तीनों मिलकर 5 करोड़ के हीरे को चुराने का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हर एक चीज को तय किया जाता है और तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन से सभी काम पर लग जाते हैं। वांशिक हीरा लाल से छुपकर उस हीरे की एक फोटो खींच लेता है और बंटू और सोना को भेज देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर उस हीरे के जैसा ही एक नकली हीरा तलाश कर लेते हैं, क्योंकि वो हीरा सेठ के लिए बहुत कीमती था। इसीलिए वो हर एक वक्त सांप की तरह कुंडली मारकर उसकी निगरानी करने बैठा रहता था। ये देखकर वांशिक बंटू के पास जाकर कहता है, बंटू भाई, हीरे को बदलने के लिए हमारे पास बस 5 मिनट का समय है। जब सेठ पूरा दिन में एक बार वॉशरूम के लिए जाएगा, तब ही जो करना है उन 5 मिनट के अंदर ही करना होगा, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ले भाई हीरा, और अब इस काम को अंजाम तुम ही दोगे, क्योंकि तुझ पर ही सबसे ज्यादा भरोसा है तेरे सेठ को। जाता हूँ मैं, उसके हल्के होने का टाइम होने वाला है और हीरा बदलने का भी। इतना कहकर वांशिक वहाँ से जाता है और कुछ देर बाद ही हीरा लाल हीरे के पास से उठकर वॉशरूम जाता है और वांशिक तिजोरी खोलकर हीरा बदल ही रहा होता है कि सेठ आकर उसके पीछे से बोलता है, ये क्या कर रहा है वांशिक? सेठ, वो मैं हीरा चुरा रहा है? नहीं नहीं सेठ, मैं तो वो बस। हीरा तो ठीक है, तू यहाँ क्या कर रहा था? साफ साफ बोल। वो सेठ, आप गए थे वॉशरूम, इसलिए मैं खड़ा हो गया हीरे के पास। वो तो बस इस पर हल्की सी मिट्टी लग गई थी, वही साफ कर रहा था। चल ठीक है, अब तिजोरी बंद कर, शेख आएंगे इसको लेने। हीरा लाल ये सब बोल ही रहा था कि तभी उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। हीरा लाल कॉल पर बातें करके फोन रख देता है। अगले दिन हीरा लाल की दुकान पर बुर्खा पहने एक औरत बड़ी सी गाड़ी में उसकी दुकान के सामने उतरती है और हाथों में बड़ा सा बैग लेकर हीरा लाल के पास आकर कहती है, वल्ला वल्ला यू हबीबी, हम शेख की पत्नी सुल्ताना, हमको वो हीरा मांगती जो हमारे शौहर ने पसंद किया। गिव मी फास्ट फास्ट, दिस इज योर मनी, गिव मी हीरा।
वो औरत हीरा लाल को पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। तभी हाफता हुआ वांशिक आता है और बोलता है, सेठ, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं कानपुर की पहली ट्रेन पकड़कर निकल रहा हूँ। ओए बंटू भाई, समोसे दे दे पैक करके, तेरा भाई जा रहा है। बंटू कुछ समोसे पैक करके वांशिक को दे देता है। इससे पहले कि सेठ कुछ कहता, वांशिक गोली की तरह वहाँ से निकल जाता है। और जैसे ही हीरा लाल वो नोटों का बैग खोल कर देखता है तो उसमें असली नोटों की जगह नकली नोट भरे थे और साथ में एक नोट भी लिखा था। सेठ जी, आपका हीरा तो गया, वो भी समोसे में लिपट कर। बाय बाय सेठ जी। सेठ अपने आदमियों के साथ वांशिक को पकड़ने भागता है पर वो नाकामयाब हो जाता है। सेठ को तो मालूम ही नहीं था कि उस दिन मैंने मिट्टी नहीं बल्कि उनका हीरा ही साफ कर दिया था, और इस तरह हम सब ने मिलकर समोसे में हीरा पाने का मिशन पूरा किया। और मैंने उस शेख की छोटी बीवी बनकर कॉल किया और फिर नकली हीरे के बदले नकली नोट ही दे डाले। और मैंने बड़ी सफाई से उस हीरे को समोसे में रखकर सेठ के सामने ही तुझे दे दिया। इस तरह सेठ बेचारा हाथ मलता रह जाता है और वांशिक हीरा लेकर फरार हो जाता है।